चलो बच्चे चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्येक साधन, अप्रत्येक साधन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य, इन सभी चीज़ों से संबंधित बातों की चर्चा हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 में की। तो आप बच्चों इससे संबंधित जितने भी वीडियोज है उनको आराम से देखिए, समझिए, सुनिए और इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं पार्ट 6 पे, भाग 6 पे। क्या? ज्वालामुखी, वोल्केनो के ऊपर के ज्वालामुखी क्या होती है, ये कहाँ से ये मैग्मा लावा आता है, इसके प्रकार क्या है, और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर कई बार मैग्मा बाहर नहीं आके अंदर ही जम जाता है, तो उन स्थलाकृतियों को किस नाम से जाना जाता है, जैसे लेकोलिथ, बेथोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, सील व डाइक। ये नाम आपने सुने हैं मगर इनके बारे में आप जानते नहीं। मगर जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे पूरा तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या हो जाओगे, जानकार। तो बच्चों शुरुआत करते हैं किसकी, ज्वालामुखी की। तो हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन और पेंसिल लेके, डायग्राम भी साथ के साथ बनाते जाइए। चलते हैं ज्वालामुखी कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आपने ऐसे दृश्य कभी देखे होंगे, कभी फिल्मों में देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, डिस्कवरी चैनल पे देखे होंगे। क्या? वोल्केनो से संबंधित चित्र। यानी इसमें क्या आ रहा है, ये अंदर से जो हमारा मेंटल भाग में दुर्बलता मंडल था, एस्टोनोस्फेयर, वहां से मैग्मा गति करके कहाँ पे आ रहा है, धरातल पे प्रकट हो रहा है, किसी छिद्र या दरार से होके। यानी किसी छिद्र और दरार से, दुर्बलता मंडल से, मेंटल भाग से जब मैग्मा बाहर की ओर आता है, उसके साथ ज्वालामुखी धूल, राख, कंकड़, पत्थर, बम इत्यादि साथ लाके बाहर धरातल पे प्रकट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। बच्चों, ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यानी जब यह लावा दुर्बलता मंडल, एस्टेनोस्फेयर जो मेंटल भाग में है, वहां पे रहता है तो इसे हम मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ये धरातल पे आ जाता है तो इसे हम लावा बोलते हैं। देखो, वह स्थान जहां से निकलकर इसमें क्या निकलती है, गैसें मिलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें इसके अंदर ज्वालामुखी के अंदर से निकलती है। राख निकलती है, राख अभी दिखाएंगे आपको। तरल चट्टानी पदार्थ निकलते हैं, मोटे मोटे चट्टानी पिंड निकलते हैं। और लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ये पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ये आपको डायग्राम क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का डायग्राम है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, हम ज्वालामुखी को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ये कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। क्या बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है? यानी वह ज्वालामुखी जिसमें से उद्गार यानी मैग्मा अंदर से बाहर जब लावा आता है तो हमेशा निकलता रहता है, समाप्त नहीं होता, तो उसे हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। यानी ऐसी ज्वालामुखी जिनमें से लावा लगातार निकलता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। यानी आपने भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, इस ज्वालामुखी के बारे में सुना है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कहाँ पे है? भूमध्य सागर के अंदर है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्ट्राम्बोली है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या करती है? लावा बाहर की ओर निकालती रहती है। जब ये लगातार बाहर की ओर निकालती रहती है तो इसमें क्या है? अग्नि है, आग है, चारों तरफ क्या रहता है? प्रकाश रहता है। चारों तरफ क्या रहती है? प्रकाश बिखेरती रहती है। तो इसे क्या कहा जाता है?
इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये हुई सक्रिय ज्वालामुखी की बात। फिर आती है प्रसुप्त ज्वालामुखी। सेकंड नंबर पे लिख लो प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं कि ऐसी ज्वालामुखी जो अभी लावा निकाल देगी और कुछ दिनों तक शांत हो जाएगी, फिर कई सालों बाद में फिर उसमें से लावा निकलेगा, फिर शांत हो जाएगी, फिर उसमें से कई सालों बाद में लावा निकलेगा, यानी रुक रुक के लावा निकलता है या रुक रुक के ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ऐसी ज्वालामुखी को कहते हैं डोरमेंट या प्रसुप्त ज्वालामुखी। थर्ड है शांत ज्वालामुखी। कौन सी? शांत ज्वालामुखी। इसे क्या कहा? एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। इसको क्या कहा? डोरमेंट ज्वालामुखी। और इसको क्या कहा? शांत या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या होती है? जैसे मान लो ज्वालामुखी, उसमें से क्या हुआ? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लावा क्या निकला? बाहर की ओर निकला। और जैसे वो लावा बाहर की ओर निकला, बाहर जम गया, तो उस ज्वालामुखी से भविष्य में कभी भी उद्गार नहीं होता, यानी उन ज्वालामुखी से एक बार ही विस्फोट होता है, एक बार ही उद्गार होता है। भविष्य में कभी भी वो ज्वालामुखी दोबारा क्या नहीं होती? उद्गार नहीं हुआ करती। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा गया? शांत ज्वालामुखी कहा गया। कितने प्रकार की ज्वालामुखी? 3 प्रकार से। सक्रिय ज्वालामुखी जिनसे लावा लगातार निकलता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक बार लावा निकल गया, कुछ दिनों तक शांत हो गई, फिर दोबारा उसमें से क्या हो रहा है? उद्गार हो रहा है, तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी। थर्ड है शांत ज्वालामुखी, यानी उनमें से एक बार उद्गार होने के बाद में भविष्य में कभी भी उद्गार नहीं होता। ईरान की देवमंद को सुल्तान, म्यांमार की पोपाई, ऐसी कुछ ज्वालामुखियां हैं जो शांत ज्वालामुखी कहलाती हैं। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पूछते हैं। कौन से मंडल से? दुर्बलता मंडल से। हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की बच्चों, तो हमने 3 प्रकार की परतों की अध्ययन किया। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट भाग को हमने क्या कहा? लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक। मेंटल को हमने 2929 किलोमीटर तक, और कोर को हमने 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक विभाजन किया। तो उसमें से जो बीच वाला पार्ट है मेंटल, जिसको मैंने हिंदी में क्या बताया था? परवार। उस मेंटल भाग में जो ऊपरी मेंटल है उसमें है एस्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल। इसको अंग्रेजी में लिख लो आप, क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। इस एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल में मैग्मा क्या करता है? गति करता है। और जब वो गति करता है तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया था, प्लेटें यहाँ भी गति करती है 3 प्रकार से। अभिसारी, अपसारी और सरकसी, 3 प्रकार की गतियां करती है। तो यहाँ से ही मैग्मा का क्या होता है? उद्गार होता है और बाहर निकलता है। कौन से मंडल से? दुर्बलता मंडल से। और फिर कहाँ पूछता है? इस धरातल के ऊपर पूछता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो पृथ्वी की कौन सी संरचना या कौन सी परत में से आता है। कई बार यह भी पूछा गया कि दुर्बलता मंडल किस में है? क्रस्ट में है, मेंटल में है या कोर में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हम चैप्टर समाप्ति के बाद में हम जब क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, तो उनमें कई क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको मिलेंगे। तो याद रखो, दुर्बलता मंडल किसमें? एस्थेनोस्फेयर के अंदर। पार्ट ऑफ द अपर मेंटल लोकेटेड बिलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। कहां पे है दुर्बलता मंडल? यानी मेंटल के ऊपरी भाग में और क्रस्ट के नीचे भाग में। आ गया समझ में? यानी अर्थ से जैसे हम स्थलमंडल से शुरुआत करते हैं, पहला क्या है? क्रस्ट, फिर उसके नीचे क्या है? मेंटल, और फिर कोर। जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है तो ये क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि यह भाग यहाँ पे, ये कौन सा पार्ट है? एस्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल। कौन सा भाग?
एस्टेनोस्फीयर, जब तक यह एस्टेनोस्फीयर भाग में है तो ये क्या कहलाएगा, ये मैग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मैग्मा कहलाएगा। और जैसे ही ये भाग भूपटल के ऊपर पूछेगा, किससे होके, ये ज्वालामुखी की एक नली, इस नली के द्वारा क्या आ रहा है, मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है। और जब ऊपर की ओर आके धरातल पे पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये लावा कहलाएगा। बड़े बड़े विद्वान लोगों को ये नहीं पता होता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। कोई मैग्मा लिख देता है, कोई लावा लिख देता है, मगर इसका अंतर नहीं जानते। बच्चों आप समझ लीजिए कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर है। कि जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है मैग्मा कहलाएगा, यानी जो हम जहां से क्या हो रहा है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, उस ज्वालामुखी उद्गार में जब तक यहाँ पे तरल पदार्थ है तो ये तरल पदार्थ क्या कहला रहा है, ये मैग्मा कहला रहा है। क्या कहलाता है, मैग्मा। जब ये भूपटल के ऊपर या धरातल पर पूछता है तो ये क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। यानी जो तरल पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार में होता है वो जब मेंटल भाग के दुर्बलता मंडल में रहता है तो वो मैग्मा कहलाता है। और जो वहाँ से निकलकर जैसे ही वो धरातल पे आता है तो वो क्या कहलाएगा, उसे लावा के द्वारा संबोधित किया जाएगा। वह पदार्थ जो धरातल पे पूछता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालाखंडास्म, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण और गैसें, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल होते हैं। यानी जैसे ही ये क्या हुई, ज्वालामुखी का क्या हुआ, विस्फोट हुआ, यानी ये ज्वालामुखी का क्या हो गया, उद्गार हो गया। तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक मिल रहे हैं, साथ साथ आर्गन भी मिल रहा है, और क्या है, धूल, राख है यानी गैस है। और ये यहाँ से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें पायरोक्लास्टिक डेब्रिस कहा गया। यानी ये चीज़ें इसमें से निकलती है। ये देखो बड़ा सा पिंड दिख रहा है आपको, ये क्या है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। यानी इतने बड़े बड़े चट्टानी पत्थर अंदर से बाहर निकलते एकदम तप्त आग की तरह, और जैसे ये बाहर आते हैं ये जम के ठंडे हो जाते हैं और बड़े चट्टानी पिंड का रूप ले लेते हैं, और इनमें ये चीज़ें पाई जाती है। ये देखो ये क्या है, ये आपको एस दिखा रखी है यानी राख दिखा रखी है। यानी ये ज्वालामुखी से क्या निकल रही है, राख निकली। यानी ये सब गैसें ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया गया है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न, यानी जैसे ही ये क्या होगा, लावा बाहर निकलेगा और लावा बाहर आके धरातल पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, चारों तरफ जम जाएगा। तो हर ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार से इस लावा का जमाव करती है, तो उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखो पहला है सिल्ड ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। यानी ऐसी ज्वालामुखी जिसका आकार बहुत व्यापक हो तो उसे सिल्ड ज्वालामुखी कहा गया। ये पूरी की पूरी सिल्ड ज्वालामुखी। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। यानी जो हवाई द्वीप है हमारा, कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर के अंदर, वहाँ पे जो ज्वालामुखी का उद्गार होके बाहर जब लावा जमता है तो उस प्रकार की आकृति को हम सिल्ड वोल्केनो या सिल्ड ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होती है और तरल लावा के ठंडे होने से बनती है। यानी आप देखोगे अलग अलग ग्रेनाइट की है, कोई बेसाल्ट की है, कोई अलग धातुओं की है। तो इस बेसाल्ट वोल्केनो में किस प्रकार की खनिजों की अधिकता, बेसाल्ट से ये निर्मित होती है। यानी ये भाग देखो, इसे क्या कहा गया, इसे मैग्मा चेंबर कहा गया। मैग्मा चेंबर कहाँ पे बच्चों, अभी बताया था, एस्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में। ये पूरा का पूरा क्या है, दुर्बलता मंडल है। ये एस्टेनोस्फीयर है, यहाँ पे ये मैग्मा चेंबर है। इस मैग्मा चेंबर से एक नली के द्वारा देखो क्या निकल रहा है, ये लावा निकल रहा है। ये लावा क्या कर रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, और चारों तरफ फैल के क्या हो रहा है,
ये जमा हो रहा है, तो इसे क्या कहा गया? इसे सील्ड ज्वालामुखी कहा गया। ये लावा उद्गार के समय तो बहुत तरल होता है, इसी कारण ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं हो पाता। किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाते हैं। जैसे पानी जाएगा तो पानी का क्या बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो पानी का वाष्प बन जाएगा, और वाष्प जैसे बनेगा तो उसका विस्फोट अचानक बहुत ज़्यादा होगा। अन्यथा कम विस्फोटक होना भी इसकी विशेषता है। इन ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, विकास निकास पर एक शंकु बनाता है जिसे सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। जैसे निकास हो रहा था किसके द्वारा? इस नली के द्वारा, यानी यहाँ पे क्या है, ये एस्थेनोस्फीयर है, और इस नली के द्वारा क्या आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, और ये मैग्मा जब बाहर आके यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है ये चारों तरफ। ये देखो, तो इस प्रकार का जो जमा होगा, इसे, इस भाग को क्या कहा गया? इसे सिंडर कोन कहा गया, यानी सिंडर शंकु के नाम से जाना गया इसे। ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, सिंडर शंकु है। मिश्रित ज्वालामुखी, दूसरा देखते हैं मिक्स्ड वोल्केनो। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान लावा उद्गार होते हैं। उसमें बेसाल्ट ज्यादा था, इसमें ठंडा लावा और श्यान लावा यानी ये ज्यादा निकलते हैं। प्राय ये ज्वालामुखी विषम विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में पायरोक्लास्ट यानी बड़े बड़े टुकड़े देखे थे ना अभी, वो पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, और जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखे जाते हैं। यानी जैसे ये लावा निकला तो ये लावा यहाँ से निकल रहा है, ये कुछ इधर से निकल रहा है, कुछ इधर से निकल रहा है, और ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है, यानी मिश्रित रूप में। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को मिक्स्ड वोल्केनो कहा जाता है। अब देखते हैं ज्वालामुखी कुंड, कालडेरा। दो वर्ड है, एक होता है क्रेटर और एक होता है कालडेरा। यानी आपने देखा बच्चों के जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, वो एस्थेनोस्फीयर से किस प्रकार से आ रहा है, एक नली के रूप में आ रहा है। इस नली के रूप में क्या आ रहा है, हमारा मैग्मा आ रहा है, और धरातल पे बाहर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है लावा, जमा। अब यहाँ से जमा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक छिद्र बन गया बड़ा सा, और उस छिद्र के चारों तरफ से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ लावा गिर रहा है। अब इस छिद्र के पास में चारों तरफ क्या हो गया, लावा जमा हो गया। जब ये छिद्र छोटा होता है तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। और जैसे ही ये छिद्र क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है इस प्रकार से विस्तृत रूप में, तो क्रेटर का विस्तृत भाग क्या कहलाता है, उसे कालडेरा कहते हैं या ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। देखो, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पे इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें से विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं क्या हो गए, नीचे धंस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्त, लावा गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, उन्हें ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है या कालडेरा कहा जाता है। इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है, वर्ण इनके बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी क्या कहलाएगी, मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, यानी बेसाल्ट किसे कहेंगे, अभी पढ़ा था ना आपने, किसमें, जो सिल्ड ज्वालामुखी है, उस सिल्ड ज्वालामुखी में बेसाल्ट प्रवाह सबसे ज्यादा पाया गया था। तो देखते हैं बेसाल्ट प्रवाह। ये देखो, ये जब ये लावा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पे जमा हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैल जाता है। यानी जैसे ही क्या निकलेगा, मैग्मा बाहर आएगा लावा के रूप में, तो वो क्या होएगा, दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक बाहर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब जमा होने के बाद में जैसे धरातल पे आएगा तो उसमें क्या होगा, शीतलन प्रारंभ होगा, और शीतलन प्रारंभ होएगा तो वो क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, ठंडा हो जाएगा। और जैसे वो ठंडा होएगा तो एक चट्टानी पठार
के रूप में बन जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बेसाल्ट प्रवाह। भारत के अंदर जो हमारा दक्कन प्रवाह है, यह हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका जो दक्कन भाग है वो अधिकतर बेसाल्ट प्रवाह के द्वारा ही निर्मित है। भारत का दक्कन ट्रेप, जिस पर वर्तमान में महाराष्ट्र का पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वह बेसाल्ट भाग कहलाता है। यानी ये क्षेत्र पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? ये पूरा का पूरा बेसाल्ट प्रवाह से बना हुआ है, क्योंकि जो भारत का अधिकतर प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और वो काली मिट्टी भी क्यों पाई जाती है आपको ये भी पता है, क्योंकि वहाँ पे ये बताया जाता है कि पुराने समय में ज्वालामुखी का क्या हुआ था? उद्गार हुआ था। इसी कारण यहाँ पे बेसाल्ट प्रवाह पाया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वर्ग क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था। बाकी क्षेत्र क्या हो गया? क्योंकि इस पे क्या हो जाता है, जैसे ही ये क्षेत्र बाहर की ओर जमा होएगा तो उस पे अपक्ष और अपर्दन की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, और वो अपक्ष और अपर्दन उसको क्या कर देते हैं? धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा क्या है? दुर्बलता मंडल। उस दुर्बलता मंडल के अंदर मैग्मा क्या कर रहा है? गतिमान है, गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। जब ये गति कर रहा है तो इस भाग से क्या हो रहा है? अलग अलग मैंने प्लेटों की चर्चा की, एक अभिसारी है, एक अपसारी है और एक संरक्षी है। अभिसारी भाग में ये दोनों आपस में टकराती है, अपसारी भाग में ये दोनों विपरीत दिशाओं में जाती है। जब ये अब दोनों विपरीत दिशाओं में जाएगी तो यहाँ से मैग्मा अंदर से बाहर की ओर धरातल पे लावा के रूप में आएगा, और जैसे ये बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक कटक बन जाएगा, रिज बन जाएगा। उसे कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। ये देखो डायग्राम में, ये भाग कौन सा? आपका एस्थेनोस्फेयर। इस एस्थेनोस्फेयर से क्या हो रहा है? मेंटल भाग क्या निकल रहा है? ऊपर मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये प्लेट क्या कर रही है? इधर का ये डायग्राम देखो, इधर गति कर रही है, और ये प्लेट क्या कर रही है? इधर गति कर रही है। ये देखो, ये इधर गति कर रही है और ये इधर गति कर रही है। यानी दोनों क्या हो रही है? विपरीत दिशाओं में खिसक रही है। और जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में खिसक रही है तो विपरीत दिशाओं में खिसकेगी तो बीच का जो भाग है यहाँ से क्या निकलेगा? उद्गार होगा। किसका? मैग्मा का। और लावा के रूप में जब बाहर आएगा तो यहाँ पे जब ये जमा करेगी, कहाँ पे? महासागरों के अंदर। मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होगा महासागरों के अंदर, और सबसे ज़्यादा विस्तार हो रहा है अटलांटिक, जिसे अंध महासागर कहते हैं, उसके अंदर। जैसे ये आएगा दोनों विपरीत दिशाओं में खिसकेगी, बाहर की ओर आएगा, बाहर जल मिलेगा। जैसे जल मिलेगा उससे क्रिया करेगी तो क्या हो जाएगा? वो लावा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा? एक कटक का निर्माण हो जाएगा। कौन से कटक का? मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 17,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार क्या होता रहता है? उद्गार होता रहता है। तो मध्य महासागरीय कटक में हमने देखा कि कौन सी गति के द्वारा? अपसारी गति के द्वारा दोनों प्लेटें क्या हो रही है? विपरीत दिशाओं में खिसक रही है। और जब दोनों प्लेटें विपरीत दिशाओं में खिसक रही है तो अंदर से एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल से क्या निकल रहा है? लावा बाहर की ओर निकल रहा है, और जम के क्या बना रहा है? एक कटक बना रहा है, जिसे बोलते हैं मध्य सागरीय कटक। तो प्यारे बच्चों, हमने ज्वालामुखी को परिभाषित किया, ज्वालामुखी के प्रकार देखे, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत के बारे में पढ़ा। इसके बाद में सिल्ड ज्वालामुखी, कंपोजिट ज्वालामुखी, सिंडर ज्वालामुखी, कोन ज्वालामुखी, इनकी चर्चा की। क्रेटर और काल्डेरा में हमने अंतर को देखा। इसके बाद में हमने मध्य महासागरीय कटक के बारे में चर्चा की। तो बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार पॉज कर करके देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।